दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिणी अमेरिका में जो देश, दक्षिणी अमेरिका जो देश है उसमें कौन सा पर्वत पड़ेंगे हम? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पड़ेंगे। कौन सा पर्वत? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। दक्षिणी अफ्रीका जो है आपके, उसमें पर्वत जो है ड्रेकन्सबर्ग, उसका जिक्र करेंगे आज। कल हमने उत्तर की तरफ जितने भी पर्वत थे उनका जिक्र किया। एटलस पर्वत को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। तो टेल कृषि क्या है? टेल पर्वत के उत्तरी ढालों पर की जाने वाली कृषि। अच्छा, एटलस पर्वत कौन सी पवनों के क्षेत्र में आता है? पछुआ पवनों के क्षेत्र में आता है। एटलस पर्वत के पास में कौन सी जलवायु का विकास हुआ है? वेरी गुड। तो अब वापस डालो जो चल रहा है टॉपिक, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। ये हमने कौन सा सागर का? भूमध्य सागर। अब लोकेशन तो सबको पता चल गई ना? ये कौन सा सागर है? लाल सागर है। तो यहाँ कौन सा पर्वत पड़ा था कल हमने? एटलस पर्वत पड़ा था। ये जो पर्वत पड़ा था वो कौन सा पड़ा था? एटलस। उसके बाद कौन सा पर्वत पड़ा था? यहाँ पर कौन सा पड़ा था? लोमा पर्वत। कौन सा? लोमा पर्वत। यहाँ कौन सा पर्वत पड़ा है? हैगर पर्वत। यहाँ कौन सा पर्वत था? अदामावा पर्वत। और कौन सा पड़ा था? तिबेस्ती पर्वत पड़ा था। यहाँ था कि यहाँ था? ये लो तिबेस्ती पर्वत। सहारा पर्वत तो एटलस का ही भाग है। एटलस पर्वत के 5 भाग पड़े थे, तो उसके इसके 5 भाग हैं। उसमें आएगा आपका सहारनपुर, जिसमें आपका ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, सहारन एटलस और आपका टेल एटलस, ये दो उसके भाग हैं। ये आप लोग पढ़ चुके थे। अब देखो यहाँ पर एक पर्वत है आपका, ये जो पर्वत है इसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। एक तो ये पर्वत और एक ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, दोनों पर्वत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से तट पर है? तट पूछा है मैंने। पूर्व के प्रश्न में ये बात पूर्वी तट पर है। एक चीज क्या होगा, पूर्वी तट पर है। दूसरा दक्षिणी भाग में है। कौन सी पवनों में आएगा? ये पर्वत कौन सी पवनों में आएगा? क्यों व्यापारिक में क्यों आएगा? व्यापारिक वाले हाथ में कौन कौन है? व्यापारिक वाला
व्यापार में कैसे आएगा ये? यहाँ पर कौन सी है? भूमध्य रेखा। और यहाँ पर कौन जा रही है? मकर रेखा। तो मकर रेखा के नीचे है, तो अधिकांश पर्वत किसमें आएगा? पछुआ पवनों में आएगा। किसमें आएगा? पछुआ पवनों के क्षेत्र में आएगा। पछुआ पवने देखो यहाँ पर एक यहाँ पर मरुस्थल है, इसमें एक यहाँ पर मरुस्थल, दो ही मरुस्थल है मुख्य। तो इसकी वजह से ये पर्वत ये मरुस्थल बना है। इधर से जो पवन आते हैं उनको रोक लेता है और यहाँ पर वर्षा नहीं होने देता। तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के बारे में क्या रखना है? अफ्रीका महाद्वीप का महत्वपूर्ण पर्वत है जो दक्षिणी भाग में है। तट कौन सा हुआ? अटलांटिक तट या पूर्वी तट के सहारे। इधर कौन सा महासागर है? ये आपका हिंद महासागर है। और किस सागर के तट सहारे है? हिंद महासागर के सहारे है। अटलांटिक नहीं, हिंद महासागर। यह पर्वत हिंद महासागर के तरफ है और तट हो गया पूर्वी तट। और भाग कौन सा हो गया? दक्षिणी भाग। अगर आपको अफ्रीका का डिवाइडेशन कल जैसे किया था, अगर वैसे डिवाइडेशन करोगे तो कहाँ जाएगा? दक्षिणी पूर्वी भाग में जाएगा। किसमें जाएगा? दक्षिणी पूर्वी भाग में। पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी भाग किसका? अफ्रीका का। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, पूर्वी तट पर है, दक्षिणी भाग है और पछुआ पवनों के क्षेत्र में है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, तो डालो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। इसमें देखो यह पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में है। अगला पॉइंट, यह पर्वत हिंद महासागर के पश्चिमी भाग की तरफ स्थित है। किसकी तरफ है? हिंद महासागर के पश्चिमी भाग की तरफ। मैंने आपको यहाँ पर एक देश बताया था, छोटा सा, आपको पता हो तो, दक्षिणी अफ्रीका के मध्य देश है। मैंने कहा था देश के अंदर देश। कौन सा देश है? यहाँ पर एक देश है, देश के अंदर देश है। एक तो स्वाजीलैंड था, वो अलग है, ये लेसोथो है। देखो लेसोथो देश जो है इस पर्वत के ऊपर स्थित है। दो चीज इंपॉर्टेंट होगी इसके बारे में। लेसोथो देश के अंदर देश, लेसोथो किस पर्वत के ऊपर है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के ऊपर स्थित देश है। ये भी ना लिखो, लेसोथो देश, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत पर स्थित देश है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत पर स्थित देश है। के ऊपर कर लेना, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के ऊपर स्थित देश है। अगला पॉइंट, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी
इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट नेतलेनिया है। माउंट नेतलेनिया, तो ये लेनिया लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हो माउंट नेतलेनिया। कौन सी चोटी है? माउंट नेतलेनिया। ऊंचाई देखो 3400 कितनी है? 82 मीटर। किसकी चोटी है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट नेतलेनिया। अगला पॉइंट, ये इस पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। इस पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। इस पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार हुआ है। कौन से मरुस्थल का विस्तार है? अच्छा, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है जानते हो ना? मैंने बताया पहले भी, वृष्टि प्रदेश और वृष्टि छाया प्रदेश मैंने आपको बताया है। देखो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये तो किस में आएगा? वृष्टि प्रदेश में आएगा, और जबकि इधर वाला वृष्टि छाया प्रदेश में आएगा। जैसे अपने पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें, अपना पश्चिमी घाट पर हिमालय की बात करें, सॉरी अरावली की बात कर रहे हैं। अगर आप अरावली में देखो तो अरावली में जो पूर्वी जिले हैं, जैसे दौसा है, जयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, करौली है, ये जो आपके अरावली के पूर्व की तरफ जिले हैं, ये किस में आएंगे? वृष्टि प्रदेश में आएंगे। और अरावली के पश्चिम में जितने भी जिले हैं, किस में आएंगे? वृष्टि छाया प्रदेश में। मतलब इधर से पवनें जाती हैं तो बरसात इस साइड कराती हैं, दूसरी साइड नहीं कराती। जैसे ये पर्वत है और इधर से पवनें आ रही हैं तो वर्षा इस साइड में कराएंगी, जबकि इस साइड में वर्षा नहीं कराएंगी। जिस साइड में वर्षा कराती हैं वो कहलाएगा आपका वृष्टि प्रदेश, और जिस साइड में वर्षा नहीं कराती वो क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। तो जो कालाहारी मरुस्थल है, किसका वृष्टि छाया प्रदेश है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत का। ठीक है, अगली देखो, इस पर्वत के पश्चिमी भाग से, इस पर्वत के पश्चिमी भाग से ऑरेंज नदी निकलती है। ऑरेंज, इस पर्वत के पश्चिमी भाग से ऑरेंज नदी निकलती है, जिसे कालाहारी मरुस्थल का रत्न कहा जाता है। डायमंड ऑफ कालाहारी ग्लेशियर, जिसे कालाहारी मरुस्थल का रत्न कहा जाता है। देखो एक पर्वत यहाँ पर है, स्वार्टबर्ग पर्वत। अगर डालो स्वार्टबर्ग पर्वत, स्वार्टबर्ग पर्वत। और साथ में डालो न्यूबिल्डबर्ग पर्वत। एक साथ डालो दोनों को। हाँ, स्वार्टबर्ग पर्वत और न्यूबिल्डबर्ग पर्वत। लीजिए दोनों में,
स्वार्टबर्ग पर्वत और न्यू वेल्डबर्ग पर्वत, इनमें लिखो दोनों दक्षिणी अफ्रीका में स्थित पर्वत हैं। दोनों दक्षिणी अफ्रीका में स्थित पर्वत हैं। क्वेश्चन इनसे यहाँ से कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो दोनों पर्वत है इनके बीच में एक पठार है, कारू का पठार, वो पूछा जाता है। कैसे आता है कि कारू का पठार निम्न में से किन किन पर्वतों के मध्य स्थित है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, ये बिल्कुल नहीं बनेगा स्वार्टबर्ग पर्वत कहाँ पर है या वेल्डबर्ग पर्वत कहाँ पर है। ये बनेगा इन दोनों के बीच में कौन सा पठार है, कारू का पठार। तो नीचे देखो, इन दोनों पर्वतों के मध्य स्थित पठार को, इन दोनों पर्वतों के मध्य स्थित पठार को कारू का पठार कहा जाता है। उसके बाद अगर डालो आयुष का पर्वत, माउंट आयुष या आयुष की बात, आयुष पर्वत। कौन सा पर्वत डालना है, आयुष पर्वत। कौन से देश में होगा बताओ, कौन सा देश है यहाँ पर, नामीबिया देश है। कौन सा देश है, नामीबिया। देखिए यह नामीबिया देश में स्थित पर्वत है, यह नामीबिया देश में स्थित पर्वत है। कौन सा पर्वत, आयुष पर्वत। अगला पॉइंट, इस पर्वत से होकर मकर रेखा गुजरती है। इस पर्वत से होकर मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा। एक लाइन देखो, यह पठारी मरुस्थल पर्वत है, यह पठारी मरुस्थल पर्वत है। यह पठारी मरुस्थल पर्वत है। उसके बाद अदामावा पर्वत लिख लिया था क्या, कल लिख लिया था, नहीं लिखा। अदामावा पर्वत लिखो, अदामावा पर्वत। अदामावा पर्वत, इस पर्वत का विस्तार कैमरून देश में है। इस पर्वत का विस्तार कैमरून देश में है। कैमरून देश याद नहीं है क्या, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैमरून है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैमरून है। ऊंचाई 4070 मीटर। इस पर्वत के बारे में एक लाइन जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि यह जो पर्वत है कांगो नदी और आपके नाइजर नदी, देखो इसमें यह पर्वत कांगो नदी और नाइजर नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। यह पर्वत कांगो नदी एवं नाइजर नदी, नदियां पढ़ेंगे जब आ जाएंगे, नाइजर नदी
कांगो नदी एवं नाइजर नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक पता है आपको क्या होता है? ऐसा उच्चावच जो किसी क्षेत्र के जल को दो दिशाओं में या दो भागों में बांटता हो, जैसे अपनी अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का मुख्य जल विभाजक कौन है? अरावली पर्वतमाला। अरावली से पूर्व की तरफ भी जितनी भी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, और पश्चिम की तरफ भी जितनी भी नदियां हैं वो अरब सागर में या अंतरस्थलीय क्षेत्र में जाएंगी। तो आपको ऐसे याद रखना है कि किसी भी स्थान पर कोई भी उच्चावच जो उस क्षेत्र के जल को दो भागों में बांटता हो क्या कहलाएगा? जल विभाजक कहलाएगा। तो किस किस के मध्य है जल विभाजक? कांगो और नाइजर नदी के मध्य। अगला डालो आप, रूजवेंटी पर्वत डालो। रूवेजोंटी पर्वत डालिए। रूवेजोंटी पर्वत। क्लियर सबने? रूवेजोंटी पर्वत इसमें लिखिए, यह पर्वत ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में है। तो देखिए, इस पर्वत से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। इस पर्वत से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। एक चीज और लिखिए, कांगो और युगांडा। कांगो और युगांडा देश की सीमा पर स्थित पर्वत है। कांगो और युगांडा देश की सीमा पर स्थित पर्वत है। उसके बाद डालिए मितुम्बा पर्वत। 3 पर्वत बताते हैं। तो सबसे पहले मितुम्बा, पर्वत का नाम डालिए मितुम्बा। मितुम्बा, मुचिंगा और मतापू 3 पर्वत लिखा है। याद है ना? कल 3 पर्वत मितुम्बा, मुचिंगा और मतापू तीनों क्रम से हैं। तो मितुम्बा पर्वत डालिए। इसमें लिखिए, यह पर्वत कांगो देश के पूर्वी भाग में स्थित है। कांगो देश के पूर्वी भाग में स्थित है। देखो, कांगो यहाँ भी आया है कि रूवेजोंटी पर्वत कांगो और युगांडा दोनों के सीमा पर है, और ये कहां पर है? कांगो देश के पूर्वी भाग में स्थित है। एक लाइन लिखिए, टेगानिका झील। एक झील है, आगे पढ़ेंगे झील है जब टेगानिका। टेगानिका झील के सहारे यह पर्वत फैला है। टेगानिका झील के सहारे यह पर्वत फैला है। उसके बाद डालिए मुचिंगा। मुचिंगा पर्वत
जैसे आपसे पूछ ले पर्वत याद रहेंगे ना, आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो आपको नाम याद कर सकते हैं ना, मोटे मोटे से नाम याद कर सकते हैं। मितुम्बा है, मुचिंगा है, रूबिजंटी है, लोमा है, टाइगर है, टेल है, आपके ग्रेट आपके एटलस है, एंटी है, सहारन है। ये आपको पर्वतों का नाम तो याद रह जाएंगे, डिटेल याद रहो ना रहो। फर्स्ट बार में आपको पर्वतों की लोकेशन, मतलब पर्वत किस महाद्वीप में है और कहाँ स्थित है, तो ये याद हो जाएगी फर्स्ट चांस में, यही बहुत है। और उनकी छोटी छोटी ऊंची ऊंची एक आध दो चोटियाँ बहुत है, इतनी नॉर्मल एग्जाम में जो एवरेज एग्जाम होता है वो यही पूछी जाती है। और अगर आपको बिल्कुल ही अच्छे से अध्ययन करना है तो वो हम कहीं रहेंगे। बाकी आपको जैसे मैंने कहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, फिर आएगा तो यहाँ से आ सकता है। उसके बाद में इधर हम पढ़ेंगे तंजानिया देश में जो एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, किलिमंजारो चोटी पढ़ेंगे जो उच्च भूमि में पढ़ते हैं, अफ्रीका की उच्च भूमि में, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये तो क्वेश्चन बनते ही हैं, बाकी आपको तो पूरा विस्तार से पढ़ना है, इसलिए हम एक एक पर्वत का आपसे पूछ ही ले। भाई मुचिंगा पर्वत के बारे में 2 लाइन लिखिए, तो पहली लाइन तो ये हो जाएगी कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित पर्वत है, ठीक है। दूसरा आप देखो मितुम्बा पर्वत के पास में है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है। तो ऐसी चीजें तो क्या है अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है, लोकेशन पता हो। मुचिंगा में लिखिए आप, जाम्बिया देश के पूर्व में, जाम्बिया देश के पूर्व में, जाम्बिया देश के पूर्व में दरार घाटी के सहारे स्थित पर्वत है। दरार घाटी पढ़ेंगे हम, पहले ही बताई थी मैंने फर्स्ट में जब आपको, सबसे पहले अफ्रीका की महान दरार घाटी। तो ये पर्वत किसके सहारे है? दरार घाटी के सहारे है। इस पर्वत के दक्षिणी भाग से होकर, इस पर्वत के दक्षिणी भाग से होकर जेम्बेजी नदी निकलती है या बहती है। जेम्बेजी, जेम्बेजी नदी बहती है। उसके बाद लिखिए मतापो पर्वत। कौन सा पर्वत? मतापो पर्वत। इसमें डालिए जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देशों की सीमा पर स्थित पर्वत है। इधर तो जिम्बाब्वे है और इधर क्या है? मोजाम्बिक। तो जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देशों की सीमा पर स्थित पर्वत है। उसके बाद जेम्बेजी एवं लिम्पोपो नदी के मध्य, जेम्बेजी एवं लिम्पोपो नदी के मध्य स्थित पर्वत है। कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो 2 नदियों के मध्य स्थित है, जेम्बेजी और लिम्पोपो, तो कौन सा आएगा? मतापो पर्वत। लिम्पोपो के बारे में आपको पता ही है, क्या फेमस लिम्पोपो का? मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किससे गुजरती है? कर्क रेखा को कौन 2 नदी, ऐसी नदी बताइए जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। राजस्थान की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नोट लगा के लिख लो तुम यही, नोट लगा के लिखो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है।
जबकि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, जबकि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। दोनों याद रहेंगी। एक और लिखो, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी है। कौन नदी है? कांगो या जायरे। कांगो ऑप्शन हो तो कांगो ठीक है, नहीं तो कांगो या जायरे नदी। एक लाइन और लिखो, मकर रेखा को 3 या 4 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 3 या 4 बार काटने वाली नदी फिट्जरॉय नदी ऑस्ट्रेलिया। ये 3 या 4 बार काटती है। कौन सी नदी है? फिट्जरॉय नदी ऑस्ट्रेलिया। याद रहेंगे, इनको याद रख लेना। अब डालो तुम माउंट किलिमंजारो, चोटी डालो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। और इसमें क्या लिखना है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो क्या है? सबसे बड़ी चोटी। ये याद रहेगा, सबसे बड़ी चोटी है। पहली बात तो ये किसी पर्वत पर नहीं है। ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि ये किसी भी पर्वत पर नहीं है, मतलब पठार पर है। जो आपका पठार है अफ्रीकन उच्च भूमि का भाग है। जो पठार है वो किसका भाग है? अफ्रीकन उच्च भूमि का पठार। इस पर है ये। तो ये तो कंफ्यूजन निकालना कि भाई किसी पर्वत पर है, क्योंकि दिमाग में आता है कि भाई चोटी है तो किसी न किसी पर्वत पर होगी। तो ये पहली बात है, किसी पर्वत पर नहीं है। दूसरा, ये ज्वालामुखी निर्मित चोटी है। कैसे निर्मित है? ज्वालामुखी निर्मित चोटी है। दूसरी चीज इसके बारे में यह याद रखनी है कि ज्वालामुखी भी कैसी है? मृत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी। ये भी चीज लिखनी है आपको कि यह मृत ज्वालामुखी निर्मित चोटी है। 2 चीज याद हो गई। तीसरा, किस देश में है? तंजानिया देश में है। तीसरी चीज याद रखनी इसकी, तंजानिया देश में है। ये भी लिखो किस देश में है? तंजानिया देश में है। लिख लिया। पहली चीज क्या है कि ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, ज्वालामुखी निर्मित है। तीसरा, तंजानिया देश में है।
और 4 नंबर पर इसकी ऊंचाई लिख लो आप 5895 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 5895 मीटर। आपसे पूछ ले कोई, अगर गलती से क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, और ऑप्शन आ जाए एटलस पर्वत, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, मितुंगा पर्वत या अफ्रीका की पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि, तो आंसर क्या होगा? पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि। लिख सकते हो इसको भी, अफ्रीका की उच्च भूमि पर स्थित चोटी है। ये 4 पॉइंट लिखिए, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट लिखने हैं। देश भी याद रखना है, तंजानिया देश में है। जब ज्वालामुखी पढ़ोगे आप तब जिक्र आएगा कि मृत ज्वालामुखी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। याद रहेंगी 4-5 चीजें हैं। तंजानिया देश में है, पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर है। क्लियर? ऊंचाई याद रखनी है इस चोटी की 5895 मीटर। हालांकि ऊपर नीचे आंकड़ा होता रहता है, उसको कोई जिक्र नहीं करना। अगर 5895 नहीं है, कहीं 6 आ गया, कहीं 7 आ गया, कहीं 4 आ गया तो वो लगा दो। जरूर थोड़ी है कि नहीं 95 आएगा जब यहाँ से लगाऊंगा छोड़ के आऊंगा। ऐसी कसम खा रखी है किसी ने? क्या पता कसम खा रखी हो, नहीं मैंने तो कसम खा रखी है कि यही ऑप्शन होगा तो ही लगाऊंगा, नहीं तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा। जरूर थोड़ी पूरी सीट आपको मिल जाए। कई बार सीट में 4 सवारी बैठ जाती है तो थोड़ी जगह मिल जाए, तो ऐसे एडजस्ट कर लिया करो, अपने आप एडजस्ट कर लिया करो कि हाइट तो जैसे हाइट आपको आ जाए। जैसे अब नई किताबों में आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 है, 50 और 49 आ रही है, लेकिन एग्जाम ने दी नहीं, उसने तो 48 लगाई वापस। तुम कहोगे नहीं एग्जाम में गलत है, उसने 50 तो लगाई, उसको पता ही नहीं है। कुछ लोग देखेंगे नहीं एग्जामिनर को पता ही नहीं है, उसने पढ़ी ही नहीं नई किताब। तो ऐसा नहीं है, अपने आप पर जो ऑप्शन मतलब आंसर का मतलब है उन 4 में से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। क्या मतलब 4 में गलत है, लेकिन 4 में से सबसे बेस्ट कौन सा है उस आंसर को क्लिक करना है। एसटीसी का एग्जाम होता है ना, उसमें आता है कि भाई सबसे बेस्ट आंसर लगाया तो 4 में से 4 नंबर, और उससे कम लगाया तो 4 में से 3 नंबर, और 2 और फिर 0 नंबर, सबसे लगा 0 नंबर। नंबर जरूर मिलेंगे 3 2 1 0, 3 नंबर का आता है वो, तो ऐसा मान लो। तो ये चीज हमको मतलब आपसे मैंने जैसे आपसे पूछ लिया, मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है, मिसकन्फ्यूजन ऐसा होता है कि हम लोग पुराने पेपर पढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग पुराने पेपर पढ़ते हो, आप मार्केट गए और पुराने पेपर की एक किताब लेके आ गए, किताब क्या सॉरी सीरीज लेके आ गए जिसमें पुराने पेपर हैं। चलो मान लिया कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम तैयारी कर रहे हो या फिर सेकंड ईयर की कर रहे हो, और सेकंड ईयर के पुराने पेपर ले आए, और यकीन मानिए जैसे कोई क्वेश्चन आया उसमें, चलो यही मान लो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और उसमें ऑप्शन में जैसलमेर बाड़मेर थे ही, ऑप्शन में नहीं थे, और उस ऑप्शन के अनुसार उसने लिख दिया जैसलमेर सॉरी जोधपुर, मतलब उनमें जो ऑप्शन थे उनमें जोधपुर सबसे बड़ा था, उसने लिख दिया कि सबसे बड़ा जिला जोधपुर है। बताइए सही है क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सही है क्या? मैं आपको ये चीज तो कह रहा हूँ भाई सही है क्या जोधपुर सबसे बड़ा जिला है? इसलिए कई बार हम उनको रटते हैं और फिर कहते हैं नहीं सर पुराने पेपर में आया था एक क्वेश्चन आंसर जोधपुर माना था, भले माना उसमें ये तो देखता जैसलमेर बाड़मेर ऑप्शन में थे कि नहीं थे। तो ऐसा कंफ्यूजन होता है हम लोगों के साथ में, थोड़ी सी माइनर चीजें हैं। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, अक्सर देता रहता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था तो एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? राजस्थान की कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? 50। सबको पता है ना, मुझे भी पता था 50 है, लेकिन एग्जाम ने क्या दिया बताएं? कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा? सेंटीमीटर को खा गया
अब तो बता रहे हो तुम, और पहला ही ऑप्शन था उसमें 50 सेंटीमीटर, 50, और हिंदी में नहीं लिखा बेटा, इंग्लिश में लिखा। कमाल की बात देखो, तो उसने लिखा पहला ही ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। हम बहुत इंटेलिजेंट थे, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई थोड़ा ना था, आंसर लगा दिया ये 50 मिलीमीटर। अब बाहर आके पूछते ही हैं इसका आंसर क्या रहा, जिसको सही, जिसका आंसर सही था ना उसने पूछा इसका आंसर क्या है। मैंने इससे सरल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था इसमें, 50 आंसर है कि भले हमारे सिस्टम सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर पूछा है। तो ऐसी गलती अक्सर होती है एग्जाम में, और हमसे नहीं सबसे होती है। तो ऐसी चीज़ों को भी थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन पढ़ने पर जल्दबाजी ना करें। कई बार क्या होता है, जैसे लगातार के 20 क्वेश्चन हमको आ रहे हैं, लगातार के 20 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं मुझे, आपको भी आते हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, पूरा पेपर आता है। तब आप खुशी में क्या है, इंसान या तो बहुत ज़्यादा दुख होता है तब गलत करता है, और या तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, अच्छा यही है क्या, फिर फटाफट पड़ेगा। मतलब जितनी 20 क्वेश्चन पढ़े थे ना उसने डबल स्पीड से आंसर लगाएगा, फिर समझ लो बेड़ा गर्क हो गया उसका। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन को हम कभी भी तैयार एग्जाम कोई भी दो आप, तो उस क्वेश्चन को हमेशा गोला करके करो कि वो क्या पूछ रहा है। कई बार पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, और नहीं को खा गए मूल को परेशान लगा दिया, होता नहीं आप। तो ऐसे क्वेश्चनों को तभी आप वेरीफाई कर पाओगे, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होगे। मुझे पता है मेरा खूब गलत था ये, और आते ही पता चला गलत था, लेकिन बचने के लिए, आलोचनाओं से बचने के लिए नहीं यही लगाया था मैंने भी। तो ऐसे आप तुम भी कहते होंगे, आपसे पूछे कि भाई अच्छा दौसा की कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध है, यही याद है, चांद बावड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है। गलती से दौसा की जगह जयपुर लग जाए, लग जाता है ना। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपका एकीकरण है, एकीकरण में क्वेश्चन आता है कि लावा ठिकाना किस रियासत में था, उस समय टॉप में था क्या, आज के समय में है टॉप में, तो उस समय तो जयपुर रियासत में था, मैंने रियासत पूछा है, हो गया ना गलती। आज के समय, आज की लोकेशन के अकॉर्डिंग टॉप में है, लेकिन जब ये मिला था उस समय टॉप में नहीं था, उस समय ये जयपुर रियासत का भाग हुआ करता। बस यही थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या लिखा है, किलिमंजारो, उसके बाद लिखो एक लाइन और लिख लो किलिमंजारो में। इस पठार के आसपास मसाई जनजाति एवं ओयांगो जनजाति निवास करती है। मसाई जनजाति बहुत बार पूछी गई है कि पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर कौन सी जनजाति मुख्यतः निवास करती है, मसाई, और सेकंड कौन सी है, ओयांगो। ठीक है, बाकी का थोड़ा 2-3 टॉपिक और बचे हैं, इसमें आपके 1-2 चोटियां हैं, केन्या है, दरार घाटी है, वो चीजें करा के, और उसके बाद में फिर चलेंगे पठारों पर। अफ्रीका महाद्वीप के पठार 10-15 पठार हैं, एक पठार देखेंगे, कौन पठार से कौन सा खनिज निकलता है, कौन सा पठार वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से पठार पर कौन सी जनजाति निवास करती है। ठीक है, थैंक यू।